विद्यार्थियों, हम पादप नामकरण के दो नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि पादप नामकरण के लिए किस प्रकार के नियम आवश्यक हैं। पहला है मान्यता या वैधता का नियम, रूल ऑफ वैलिडिटी। मान्यता या वैधता से मतलब है जो नाम आपने दिया है किसी पौधे के लिए, उसका प्रकाशन वैध है या मान्य है, वैध है कि नहीं या मान्य है कि नहीं। तो कहने का मतलब जो नाम किसी भी पौधे के लिए आपने दिया है उसका प्रकाशन, उस नाम का प्रकाशन वैध है या नहीं है। तो प्रकाशन को वैध या अवैध मानना है उसके नाम के लिए। तो दिया गया नाम का प्रकाशन वैध है अथवा नहीं, तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि कैसे कोई नाम प्रकाशन के लिए वैध हो सकता है या मान्य हो सकता है। नंबर 1, प्रकाशन प्रभावी हो। वनस्पति शास्त्रीय एक समता पाओ। प्रकाशन प्रभावी हो, प्रकाशन कैसा होना चाहिए? प्रभावी। वनस्पति शास्त्री समता पाओ बताते हैं कि वनस्पति शास्त्र के सामान्य जानकारों तक उस संदेश का प्रेषित करने में सार्थक हो जिसके लिए इसका प्रकाशन किया गया है। तो कहने का मतलब है कि प्रकाशन प्रभावी कब होगा? जब जिस संदेश के लिए उस प्रकाशन को, कहने का मतलब है जिस संदेश को हम भेजना चाहते हैं सामान्य जानकारों तक, जो वनस्पति शास्त्र के सामान्य जानकार हैं, कहने का मतलब है जिस प्रकाशन से हम जो संदेश भेजना चाहते हैं वो संदेश पहुंचाने में सार्थक हो, उस संदेश को पहुंचाने में वो सार्थक हो। किन तक? वनस्पति शास्त्रियों तक। तो तभी उसको क्या मानेंगे हम? प्रकाशन को प्रभावी मानेंगे। तो प्रकाशन प्रभावी हो वनस्पति शास्त्र के सामान्य जानकारों तक, जो सामान्य जानकार है वनस्पति शास्त्र के, उस संदेश प्रेषित करने में सार्थक हो। कहने का मतलब उस संदेश को वो प्रेषित करने में क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, जिस संदेश को वो भेजना चाहता है। प्रकाशन सामग्री जिसके लिए इसका प्रकाशन किया गया है, तो जिसके लिए इसका प्रकाशन किया गया है उस संदेश को पहुंचाने में वो कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। किन तक? वनस्पति शास्त्र के सामान्य जानकारों तक। तभी उस प्रकाशन को क्या मानेंगे? प्रभावी। नंबर 2, ये नंबर 3 पे वैसे नंबर 2 मैंने लिख दिया है। प्रकाशन का वर्णन लैटिन भाषा में होना चाहिए। और नंबर 3 है प्रकाशन के साथ नवीन वर्गक का वर्णन संलग्न हो। ध्यान रखनी है, प्रकाशन के साथ नवीन वर्गक का जो वर्णन है वो क्या होना चाहिए? संलग्न होना चाहिए। साथ ही साथ इससे संबंधित पूर्ण प्रभावी प्रकाशन का वर्णन एवं संदर्भ भी साथ संलग्न होना चाहिए। ये आवश्यक है। तो मान लो आपको किसी नवीन वर्गक का वर्णन प्रकाशित करना चाहते हैं तो उसके साथ क्या होना चाहिए? पूर्ण प्रभावी प्रकाशन का वर्णन और संदर्भ भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कोई नवीन वर्गक का प्रकाशन आप संलग्न करना चाहते हैं तो उसके साथ पूर्ण प्रभावी प्रकाशन का वर्णन एवं संदर्भ भी संलग्न करना आवश्यक है, पूर्ण प्रभावी जो हो। नंबर 3, अगर ये कह रहा है कि इन तीनों में से कोई भी शर्त पूरी ना हो तो केवल एक अंतिम शर्त पूरी हो जाए तब भी प्रकाशन को वैध माना जाएगा। अंतिम शर्त कौन सी है? मैंने यहाँ ये तो नंबर 3 पर होना चाहिए था। तो अंतिम शर्त ये प्रकाशन का वर्णन लैटिन भाषा में होना चाहिए, ये अंतिम है। तो अगर वैध प्रकाशन के लिए निर्धारित समस्त स्थितियां एक साथ पूरी नहीं हो रही हैं, ये तीनों स्थितियां एक साथ पूरी नहीं हो रही हैं, तो अंतिम आवश्यक शर्त पूर्ण होने पर प्रकाशन को वैध माना जाएगा। अंतिम आवश्यक शर्त क्या है? प्रकाशन का वर्णन लैटिन भाषा में होना चाहिए। तो ये है, ध्यान रखनी है। तो प्रकाशन का वर्णन लैटिन भाषा में होगा तो अंतिम शर्त पूरी हो जाएगी, जिससे नाम को क्या मान लिया जाएगा? वैध मान लिया जाएगा, या प्रकाशन को वैध मान लिया जाएगा। प्रकाशन के वैध होने से मतलब है जो नाम का प्रकाशन वैध है। अब हम केवल यही बोलेंगे प्रकाशन का वैध होना, प्रकाशन का वैध होना, तो इसका मतलब यही है कि जो नाम का प्रकाशन है वो वैध है अथवा नहीं है, जो भी नाम है, नामकरण है। तो यहाँ ये चारों शर्तों को आप समझ चुके हैं। और हम देखते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम से मतलब है जो वानस्पतिक साहित्य या प्रकाशन, उसी को प्रभावी माना जाएगा जो अपने संदेश को भेजने में सार्थक हो, सक्षम हो।
तो कहने का मतलब है प्रभाविता का नियम ये बताता है कि कोई भी प्रकाशन अपने संदेश को भेजने में समर्थ है अथवा नहीं है। तो उसके लिए किसी भी प्रकाशन को प्रभावी बनाने के लिए कुछ तथ्य हैं जिससे क्या होगा, जिससे पता लग जाएगा कि ये प्रकाशन प्रभावी है। तो किसी भी प्रकाशन को प्रभावी बनाने के निम्न नियम हैं, इन्हें समझ लो। नंबर 1, जो भी प्रकाशित सामग्री है उनका व्यापक प्रसार होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए उनका व्यापक प्रसार? वनस्पति शास्त्रियों, पुस्तकालयों और शोध प्रयोगशालाओं में, ध्यान रखनी है। नंबर 2, सेमिनार, संगोष्ठी, विज्ञान कांग्रेस, बैठकों, सभा समारोह, मीटिंगों आदि में अगर आप प्रकाशन संबंधी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब वो प्रभावी नहीं होगा, वो प्रभावी प्रकाशन नहीं माना जाएगा। जैसे आप सेमिनार में, संगोष्ठी में, विज्ञान कांग्रेस में, बैठकों में, सभा समारोह, मीटिंगों में उसका प्रस्तुतिकरण कर दें उस प्रकाशन का, तो मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब वो प्रभावी नहीं होगा, वो प्रभावी नहीं माना जाएगा। नंबर 2, जैसे कोई नया पौधा आपने खोजा है, उसे गमले में लगाकर या उद्यान में या सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करके भी करें तो तब भी वो प्रभावी नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है तब भी उसका जो प्रदर्शन है या प्रकाशन है वो प्रभावी नहीं माना जाएगा। जो नया पौधा आपने खोजा है, गमले में लगाकर आपने दिखा दिया और सार्वजनिक स्तर पर प्रस्तुत कर दिया कि ये नया पौधा हमने खोजा है, तो तब भी उसे प्रभावी नहीं माना जाएगा, उसके प्रकाशन को प्रभावी नहीं माना जाएगा। नंबर 4, प्रकाशन वैज्ञानिक शोध में ही होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं में ही उनका होना चाहिए प्रकाशन, तभी वो क्या होगा? प्रभावी होगा। नंबर 5, 1 जनवरी 1953 या उसके बाद कोई नई खोजी गई पादप प्रजाति के नाम का प्रकाशन केवल समाचार पत्रों या अवैज्ञानिक पत्रिकाओं में होने से प्रभावी नहीं माना जाएगा। अवैज्ञानिक पत्रिका या केवल पत्रिकाओं में आपने क्या कर दिया? उसका प्रकाशन कर दिया 1 जनवरी 1953 के बाद या 1 जनवरी 1953 में, तो उसे हम क्या मानेंगे? वो प्रभावी नहीं होगा। अवैज्ञानिक पत्रिकाएं या नॉर्मल समाचार पत्रें। तो ये भी ध्यान रखिए, 1 जनवरी 1953 से पहले अगर आपने कर दिया है ये काम अवैज्ञानिक पत्रिका और पत्रिकाओं तो मान्य होता है, उसके बाद नहीं। अब नाम है कुछ संस्थाएं हैं जिनके मध्य प्रकाशित सामग्री को भेजना आवश्यक है, जैसे इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, नंबर 2 बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, नंबर 3 है इंडेक्स क्यूएंसिस, तो नंबर 4 है इंसडॉक, इंसडॉक या इंडेक्स क्यूएंसिस। ये 4 संस्थाएं, इनके मध्य भी प्रकाशित सामग्री को क्या करना चाहिए? भेजना चाहिए। इसके अलावा जो प्रकाशन का तारीख है, जिस दिन वो मानी जाएगी, कहने वाला प्रकाशन का जो दिन है, तो उसके लिए तारीख जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी जिस दिन प्रकाशन मुद्रित रूप से उपलब्ध है। तो मुद्रित रूप से प्रकाशन जिस दिन उपलब्ध होगा उसी तारीख को हम मानेंगे प्रकाशन की तारीख। तो बच्चों, आपने प्रभाविता का नियम पढ़े और मान्यता और वैधता के नियम पढ़े। ध्यान रखनी है, मान्यता वैधता केवल कोई भी नाम है उसका प्रकाशन मान्य है या वैध है ये देखना पड़ता है, जबकि यहाँ ये देखना पड़ता है कि कोई भी प्रकाशन है वो प्रभावी है अथवा नहीं है, मतलब वो अपने संदेश को भेजने में सक्षम है अथवा नहीं है। तो यहाँ ये देखा जाता है कि प्रकाशन प्रभावी है कि नहीं। यहाँ ये देखा जाता है कि जो नाम का जो प्रकाशन है वो मान्य है कि नहीं है, मान्य नियम के अनुसार है कि नहीं है। तो बच्चों, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।